नमस्कार। सिनेंक लंदन वार्ता में आपका स्वागत है। मेरा नाम अचला शर्मा है और मेरी मेहमान हैं फ्रांचेस्का ओरसीनी। जन्मभूमि इटली है लेकिन कर्मभूमि लंदन और भारत। एक लंबे समय तक लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में हिंदी भाषा साहित्य और दक्षिण एशियाई भाषाओं की वो प्रोफेसर रही हैं। भारत के अकादमिक और साहित्यिक जगत में बहुत से लोग उनके नाम और काम से बखूबी परिचित हैं। उनका दिल जो भारत में बसता है। मेरा वैसे जो दिल है वो इलाहाबादी है। और मेरा जो दूसरा घर है वो इलाहाबाद है। तो ज़्यादातर वही 40 साल से माने अपनी ज़िंदगी से एक आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ में बहुत समय गुजरा है और बहुत सारे अच्छे दोस्त अभी भी वहाँ हैं। फ्रांचेस्का ओरसीनी, उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें से कुछ पुस्तकों का उन्होंने संपादन भी किया है। द हिंदी पब्लिक स्फेयर 1920 to 1940 उनका शोध ग्रंथ है। इसके बाद और भी कई किताबें छपीं, मसलन प्रिंट एंड प्लेजर, बिफोर द डिवाइड, हिंदी एंड उर्दू लिटरेरी कल्चर, ईस्ट ऑफ दिल्ली, इंग्लिश लाइव आदि आदि। फ्रांचेस्का ओरसीनी के साथ ये बातचीत शुरू करने से पहले उनके काम के संदर्भ में मेरे मन में बहुत से सवाल थे, जैसे यही कि 1920 से 1940 के दशकों में हिंदी भाषा की स्थापना क्यों और कैसे हुई। ब्रिटिश राज के समय छोटे बड़े प्रकाशक हिंदी, उर्दू या अन्य भारतीय भाषाओं में क्या कुछ छाप रहे थे। हिंदी किसकी है? क्या हिंदी और उर्दू को एक दूसरे से अलग करना संभव है? अंग्रेजी मिश्रित हिंदी उर्फ इंग्लिश के बारे में क्या राय है उनकी? और ये भी जिज्ञासा थी कि विश्व साहित्य को वो किस रूप में परिभाषित करती हैं। लेकिन इन तमाम बातों से पहले पहला सवाल तो मन में यही उठता है कि मिलान शहर में रहने वाली एक इटालियन लड़की फ्रांचेस्का ओरसीनी की हिंदी भाषा और साहित्य में रुचि कैसे जागृत हुई, और फिर हिंदी शिक्षा की उनकी यात्रा कब और कैसे शुरू हुई। फ्रांचेस्का ओरसीनी। अच्छा जी, नमस्कार। और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया या धन्यवाद या थैंक यू, जो भी कहें। मेरी हिंदी यात्रा बहुत लंबी हो चुकी है। 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। 41 साल पहले बल्कि मैंने BA हिंदी पढ़ना शुरू किया। पर कैसे, क्यों? जी, असल में मेरे परिवार में मेरी माँ की दिलचस्पी साहित्य में पहले से थी, तो घर में बहुत सारी किताबें थी और मुझे पूरी आज़ादी थी कुछ भी पढ़ने की। तो काफ़ी कम उम्र से इटालियन साहित्य, फ्रेंच, अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी जो भी किताबें थी घर पे उनको पढ़ना शुरू किया। और हाई स्कूल में अंग्रेज़ी और जर्मन भाषाएं और साहित्य दोनों पढ़े। तो 18 साल की उम्र में यूरोप और अमेरिका के बाहर हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं दिखता था। तो इसलिए मुझे लगा कि बाहर भी कोई दुनिया है, उसमें कुछ शायद ये अच्छा मौका है। 18 साल की उम्र काफ़ी कच्ची है, उसमें आप नई भाषा, नया साहित्य सीख सकते हैं। तो और कुछ घर छोड़ के बाहर आने की भी इच्छा थी। तो वेनिस विश्वविद्यालय में एशियाई, मिडल ईस्टर्न उस तरह का एक अलग सी फैकल्टी थी। तो उसमें जाके मैंने ढूंढा और देखा, जापानी है, चीनी है, अरबी है, हिंदी है। तो बिल्कुल संयोग, मुझे मालूम भी नहीं था कि सोच समझ के नहीं, बिल्कुल सोच समझ के नहीं। मुझे मालूम भी नहीं था कि हिंदी के अलावा और भी भाषाएं हैं इंडिया में। तो लेकिन आपको मालूम है बाहर के देशों में ज़्यादातर हिंदी ही पढ़ाई जाती है। BA किया? जी, तो 4 साल की पढ़ाई का BA था जी। तो उसमें पढ़ाने वाले कौन थे? भारतीय थे या इटालियन थे? 3 साल तक इटालियन ही थे, और जैसे इतालवी और शायद और माने दुनिया के और जो एकेडमिक राजनीति
अक्सर बन जाती है। उसमें हिंदी के 2 विभाग थे, 4 लोग थे लेकिन 2 विभागों में बटे हुए, और जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और उसी में हमारा जो विभाग का पुस्तकालय था वो बंद रहा 4 सालों तक। तो मेरी बल्कि पढ़ाई, बीए की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं रही सच में, बल्कि मुझे काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हुआ कि जिस तरह से मैंने साहित्य की बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की थी हाई स्कूल में, खासकर इटालियन में, वैसी पढ़ाई मुझे नहीं मिल रही थी। पर यहाँ मेरा एक और सवाल है फ्रांचेस्का, कि एक बिल्कुल नई भाषा जो यूरोपियन भाषा नहीं थी, उसको सीखना, भले ही आप कह रही हैं कि वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, उसे सीखना किस हद तक मुश्किल या आसान था आपके लिए? आपकी इटालियन रूट्स ने कोई मदद की उसमें? क्योंकि देखिए, मैंने तो कच्ची कोशिश की इटालियन सीखने की, और मुझे उसका ग्रामर इतना मुश्किल लगा। मुझे लगा कि बहुत से लोग कहते हैं, जैसे बंगला भाषी कहते हैं कि हिंदी का ग्रामर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें पुलिंग स्त्रीलिंग उसमें नहीं होता। अंग्रेजी में उस तरह से नहीं क्रिया बदलती। मुझे लगता कि आपने 1 या 2 विदेशी भाषाएं सीखी तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। तो अंग्रेज़ी तो उतनी मुश्किल तो है नहीं, हालांकि उसकी वो शब्दावली बहुत विस्तृत है, तो इसलिए साहित्य पढ़ने या समझने के लिए ऐसा नहीं कि जो आजकल ग्लोबल इंग्लिश चलती है उससे वो आप वहाँ तक सीमित रह सकते हैं। लेकिन जर्मन काफ़ी सख्त भाषा है इटालियन की तरह, तो उसकी तुलना में बल्कि हिंदी का व्याकरण काफ़ी आसान है, ग्रामर आसान है। बस ये ज़रूर था कि जैसे आप अंदाज़ लगाने के लिए आपको दूसरी भाषाओं से मदद मिलती है, चाहे इटालियन चाहे अंग्रेज़ी। हिंदी में मुझे अभी भी याद है, इतनी सारे शब्द परि से शुरू होते हैं, तो परिचित, परिचय, परिवार, परिकल्पना वगैरह, तो और सब आपको तब, जब तक आप समझते नहीं है कि अच्छा असल में परि पे मत जाओ, उसके बाद जो आता है वही असली रूट है। और फिर तो हमारे यहाँ संस्कृत की पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाने वाले सिर्फ मेरे 3रे साल में आए, तो मैंने सिर्फ 2 साल की पढ़ाई की, लेकिन थोड़ी सी संस्कृत की पढ़ाई से हिंदी शब्दावली को समझने के लिए बहुत मदद मिली। फिर आप भारत गईं, और भारत में आपने केंद्रीय हिंदी संस्थान और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। तो जाहिर है वहाँ पढ़ाने वाले तो अलग रहे, तो कौन लोग थे जिनसे आपने पढ़ा, और उस दौर का कोई ख़ास अनुभव बताइए जिसने हिंदी के प्रति, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को लेकर आपकी समझ को बढ़ावा दिया, गहरा किया? जी, असल में आजकल जैसे जो विदेशी भाषा पढ़ाने आते हैं वो अक्सर उस देश में जा चुके हैं, उन्होंने बल्कि उनको थोड़ा बहुत देश और भाषा का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। हमारे यहाँ मेरे जो जबलपुर के प्रोफेसर थे, 50s या 60s में इटली आए थे, उनका पता नहीं क्यों मानना था कि नहीं, तुम पहले, माने हम सभी लोगों से कहते थे कि पहले 4 साल यहीं पढ़ो फिर जाओ हिंदुस्तान, और मुझे लग रहा था कि ये बहुत बेकार सुझाव है। तो 2 साल, पर फिर भी जब आप तो दूसरे साल के बाद माने जब मैं 20 साल की थी, तब पहली बार लगभग 40 साल पहले अपने आप चली गई एक और सहपाठी के साथ। तो हम लोग सबसे पहले ढूंढ के हमने उनसे कुछ नाम पूछे थे कि आप बताइए हम कहाँ जाएं। तो पहली बार पहले पहल हम लोग बनारस में नागरिक प्रचारणी सभा पहुँचे, और उसके गेस्ट हाउस में 1 महीने तक रहे, लेकिन वहाँ तो कोई पढ़ाई नहीं होती थी। तो मैं तो जाके पुस्तकालय में बैठती थी, लेकिन मेरी हिंदी उस स्तर पे नहीं पहुंचती थी कि मैं सचमुच कुछ पढ़ूं, तो वो भी लोगों से बात करने की कोशिश करती थी। और फिर 1 महीना मेरे जो बाद में बहुत अच्छे दोस्त, गहरे दोस्त बन गए हैं, सारा राय और उनके पति असलम, सारा प्रेमचंद की पोती हैं, श्रीपत राय की बेटी। तो श्रीपत से मेरे प्रोफेसर की पुरानी दोस्ती थी, तो उन्होंने उनका पता दिया था, तो उनके साथ फिर 1 महीने तक रही। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वहाँ भी जैसे बैठ के माने सुनती थी कक्षाओं को, लेकिन तभी थोड़ा बहुत ये है कि आप
भाषा सबसे पहले कान में आ जानी चाहिए, कान में समझ में आनी चाहिए। माने आप समझे ना समझे, लेकिन उसकी आवाजें, उसके शब्द कान में आ जाने चाहिए। तो दूसरे साल लौटने के बाद फिर तीसरे साल में 6 महीने के लिए आई, और फिर 4 साल जो पूरे हुए तो दिल्ली 2.5 साल रही। तो उसमें केंद्रीय हिंदी संस्थान से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल गई और हॉस्टल भी मिला गुलमोहर पार्क में। तो वहाँ कुछ टीचर बहुत अच्छे थे। अब नाम मुझसे ना पूछे क्योंकि नाम कोई बात नहीं, नाम याद नहीं। जेएनयू का अपना एक्सपीरियंस बताइए। जेएनयू में मैंने दाखिला लेने की कोशिश की, और कोशिश करते करते वहाँ पूरे 1 साल तक एमए के क्लासेस में बैठी। तो वहाँ नामवर सिंह की जो वो पश्चिमी बल्कि वेस्टर्न क्रिटिसिज्म पढ़ाते थे, लेकिन बहुत साफ तरीके से, बहुत अंकि उनका बड़ा रौब था। मैं तब वो तो उस जमाने में हिंदी विभाग के वहाँ अध्यक्ष थे। जी। और हालांकि मुझे भाव नहीं देते थे, जाहिर है, मैं तब बिल्कुल मैंने एक अच्छी उम्र की स्टूडेंट थी। लेकिन उनके क्लास में वही कि कैसी हिंदी में कैसे बात की जा सकती है, और मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कैसे आसान तरीके से समझाया जा सकता है। दूसरी क्लास जो मुझे बहुत पसंद आई वो केदारनाथ सिंह जी पढ़ाते थे। वो आधुनिक कविता पढ़ाते थे। तो उनसे मैंने निराला की राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कमायनी, मेरे पास अभी भी वो नोट्स मेरे पास हैं। और उसी वक्त रामविलास शर्मा की भी निराला की साहित्य साधना, सबसे खासकर जो पहली किताब है जीवनी, तो उसमें न सिर्फ निराला की जीवनी थी बल्कि उस पूरे दौर क्या एक तरह का। और मुझे लगा कि अच्छा ये साहित्य का पूरे जीवंत और परिपूर्ण इतिहास है, जिस तरह से मैंने इटालियन में पढ़ा था। तब मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे। चलिए अब आगे आए। थोड़ा ये भी खूबी थी कि जो मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे, हालांकि ज़्यादातर कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो लगभग सिर्फ हिंदी में बात करते, सिर्फ हिंदी में पढ़ते थे। तो बल्कि 2.5 साल जो दिल्ली में रही, उसमें मेरी हिंदी ने बहुत तरक्की की उनकी मदद से। ये सन क्या रहा होगा जब आप? ये मैं 89 में चली गई और 91 तक रही। 91 तक? हाँ, ये वो क्या कहते हैं, मंडल का दौर था। और जगह जगह दिल्ली में प्रदर्शन थे। दिल्ली में ही क्यों, देश भर में बहुत से। जी, हम लोग, मैं हाउस खास में रहती थी और बिल्कुल एम्स में, जिस तरह से बहुत लोगों ने अपना दाह भी किया था, वो बिल्कुल हमारे रास्ते पे। चलिए, भारत से आपका सच्चा परिचय हुआ। आपने अपनी जो रिसर्च का विषय था, 2002 में आपकी किताब आई, पहली किताब द हिंदी पब्लिक स्फेयर 1920 to 1940, वो प्रकाशित हुई। इसमें आपने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह हिंदी भाषा राष्ट्रीय आंदोलन के समय संवाद का माध्यम बनी। ये विषय क्यों चुना आपने? कहाँ तो आपने निराला को पढ़ा और भी बड़े बड़े कवियों को पढ़ा, नई कविता से आपका परिचय हुआ, ये विषय क्यों चुना? रामविलास शर्मा की जो निराला की साहित्य साधना का जो जिक्र कर रही थी, उसमें उस पूरे दौर का एक तरह से ब्यौरा मिलता है। हालांकि जाहिर है उनका पक्षपात रहित वो नहीं लिखते थे, लेकिन मुझे वो दौर बहुत इसलिए दिलचस्प लगा क्योंकि उस दौर से वो शुद्ध हिंदी स्थापित हुई, जिसको मैं ही नहीं, बहुत लोगों ने माने बहुत लोग झेल चुके हैं और तब से झेल रहे हैं। कि जब आपसे लोग कहते हैं, क्लास में ही करते हैं कि आप इंतज़ार मत कहिए, प्रतीक्षा कहिए, और फिर आप बाहर बस स्टॉप पे कहेंगे कि मैं बस की प्रतीक्षा कर रही हूँ, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे कि क्या कब कहाँ की पक्षी है। चलिए, इस भाषा के विषय पे हम बाद में आएंगे। जी। तो मुझे ये दिलचस्प लगा कि उस दौर की ये भी देन है, और उस दौर में इतनी विविध
आवाज़ें भी उठी थी उसमें, यानी निराला से लेकर प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो और पांडे बेचन शर्मा, उग्र, इतने सारे लेखक भी उभरे जो उस शुद्ध हिंदी की के ढांचे में फिट नहीं बैठते। वो छायावादी कविता का भी छायावादी कविता और विचारों के स्तर पर भी, जिसमें माने क्योंकि शुद्ध हिंदी भाषा की परिकल्पना ही नहीं, वो पूरे समाज और उसमें वर्ण व्यवस्था और फिर हिंदी के साथ जो एक इतिहास भी जुड़ जाता है, वो सब में एक तरह से सिर्फ भाषा ही नहीं, उसमें समाज और इतिहास भी शामिल हो जाते हैं। और मुझे लगा कि उस दौर में, हालांकि मुझे तब मालूम नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि उसी दौर में पहले दलित पत्रिकाएं भी शुरू हुई थी। तो ऐसा दौर था, काफ़ी उथल पुथल और कशमकश का दौर था। और उसको जानने के लिए मुझे सबसे अच्छा स्रोत पत्रिकाएं मिली। तो मैंने काफ़ी उस दौर में जो बहुत माने बेहद मोटी मोटी और दिलचस्प पत्रिकाएं जो छपती थी, हम सरस्वती का नाम तो जानते हैं, लेकिन उसमें चांद भी है और माधुरी, सुधा, तो उस पत्रिकाओं से एक तरह से, अब पत्रिकाओं को पढ़ते हुए आपको लगता है कि पूरी एक दुनिया, पूरा एक समाज आपकी आंखों के सामने आ जाता है कि कौन सी बहसें हैं, कौन क्या लिख रहा है। सबसे पहले प्रेमचंद की कहानियाँ बिल्कुल ताज़ा जैसे आप पढ़ रहे हैं उस जमाने में लिखी हुई। बिल्कुल। अच्छा, आपकी किताब उस जमाने के कुछ नैरेटिव्स को चैलेंज भी करती है? जी, साहित्य के इतिहास में जो इतिहास वाला भाग है वो अक्सर काफ़ी सरलीकृत होता है ना, सिंप्लीफाइड होता है। तो उस दौर में आपको पढ़ने में आएगा कि अरे ये राष्ट्रवाद का दौर था, तो सब गांधी के पीछे, नेहरू के पीछे, लेकिन राष्ट्रवाद खुद एक बड़ा सा, उसमें बहुत सारे अलग अलग और एक दूसरे को से टकराते हुए भी प्रवृत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। उसमें हिंदू राष्ट्रवाद है, उसमें लेफ्टिस्ट राष्ट्रवाद है, उसमें समाजवादी पार्टी भी आ रही है। शायद जो सबसे बड़ा माने चैलेंजिंग जो मेरी स्थापना, अगर हिंदी आलोचना की भाषा इस्तेमाल करें, तो वो कि ये शुद्ध हिंदी की स्थापना के साथ ही साथ उसके खिलाफ बहुत सारी ऐसी और आवाज़ें माने आ रही थी, जिसमें हिंदुस्तानी एक बड़ी हिंदुस्तानी के पीछे या हिंदुस्तानी की अवधारणा भी शामिल है। इस किताब का हिंदी में अनुवाद भी हुआ और नीलाभ अश्क ने किया। आपको मालूम है, नीलाभ हमारे साथ बीबीसी में हमारे सहयोगी थे। अच्छा। ये 81 के शुरुआती दौर की बात है जी। तो 3 साल के लिए यहाँ थे। मैं जिस सवाल पे आना चाहती हूँ, आपने हिंदी पढ़ी, हिंदी की किताबें पढ़ी, हिंदी पत्र पत्रिकाओं को इतना खंगाला, आपने ये नहीं सोचा कि ये अनुवाद आप खुद करें या अपनी किसी और किताब का हिंदी में अनुवाद करें, या फिर अंग्रेजी में ही क्यों लिखें? आपकी सारी तमाम किताबें अंग्रेजी में हैं। खुद हिंदी में लिखने का कभी नहीं सोचा? सोचा तो ज़रूर, और इक्के दुक्के निबंध हिंदी में लिखे भी हैं, लेकिन ये काफ़ी मोटी किताब है। मुझे लगा कि इसमें फिर कम से कम 1-2 साल तो ज़रूर लगेंगे। और मेरे साथ ये होता है कि एक काम ख़त्म करने के बाद फिर उसमें मन दोबारा जाने का मन नहीं करता है। तो उस किताब, और जाहिर है पहले PhD हुई, फिर किताब आई, तो उसमें 6 साल लगे और साल लगे। उसके बाद फिर उसमें कुछ नया काम करने की चाह रही थी। मुझसे अच्छा कोई कर सकता है। नीलाभ तो बड़े अच्छे कवि भी जी, और अनुवादक भी अच्छे हैं। बहुत अच्छे। मुझे याद है उन्होंने पाब्लो नेरूदा की एक लंबी कविता का अनुवाद किया था। अरुंधति रॉय के पहले नॉवेल का भी उन्होंने अनुवाद किया था। मेरे मन में यहीं से एक और ख्याल आया, और ये सवाल क्यों उठा है ये भी बताती हूँ। अमेरिका की एक राइटर हैं झुम्पा लाहिरी जी, अंग्रेजी में लिखती रही हैं। पुलित्जर प्राइज मिला उन्हें, और उनके नॉवल नेमसेक पर तो फिल्म भी बनी और बहुत लोकप्रिय हुई।
सवाल मेरा ये था कि इसलिए मैंने आपसे किया क्योंकि उनको तो इटालियन भाषा से इतना प्रेम हो गया कि न सिर्फ इन्होंने सीखी बल्कि अब तो मेरे ख्याल में वहीं रहती हैं और इटालियन में लिखती हैं, अंग्रेजी में नहीं इटालियन में लिखती हैं। आपने पढ़ी उनकी कोई किताब? जी जी बिल्कुल, बल्कि वो पहले की कहानियाँ और उपन्यास तो पढ़ा था, पर लेकिन इटालियन ये जो आपने कहा नेमसेक वगैरह, और फिर हाल में जो इटालियन में भी जो किताब लिखी है और अपनी इटालियन सीखने की प्रक्रिया के बारे में जो किताब लिखी वो भी पढ़ी है इटालियन में, तो बहुत दिलचस्प है और उनकी दिलचस्पी बहुत साहित्यिक है। तो जो भाषा वो लिखती हैं वो बेहद साहित्यिक है। और यानी आम इटालियन नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे उन्होंने रास्ते में या लोगों से बात करते हुए इटालियन सीखी हो उसके बाद और थोड़ा बहुत वही इटालियन लिखे, बल्कि किताबों को पढ़ के, लेखकों को पढ़ के उन्होंने सीखी और वही इटालियन लिखती हैं। पर वो लेखिका है, मैं लेखिका नहीं हूँ। ठीक बात है। चलिए आपकी एक और किताब का जिक्र करना चाहूँगी, प्रिंट एंड प्लेजर। और इसमें आपने ये दिखाया कि कॉलोनियल इंडिया में, उस दौर में जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई, प्रेस आया, तो किस तरह से हिंदी के प्रकाशकों ने आम साहित्य छापना शुरू किया जो लोगों को मनोरंजक लगे और जो आम जन तक पहुंचने में जो किताबें सफल हो सकें। इस तरह के किस्से, कहानियाँ, कुछ हल्के उपन्यास। इस विषय पर रिसर्च करते समय आपको सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात क्या लगी? क्या सरप्राइजिंग था आपके लिए? इसी से जुड़ा सवाल एक और है कि इस तरह के जॉनर्स को साहित्य के इतिहास में एक लंबे वक्त तक उपेक्षित किया गया, क्यों? जी, दो सवाल जोड़ दिए मैंने। जी। उस विषय में जाने का के पीछे मेरी जो जिज्ञासा थी ये थी कि सब लोग कहते थे कि ये जो शुद्ध हिंदी है उसके पहले भाषा बिल्कुल अलग थी, और जो आधुनिक साहित्य जो कहलाता है उसके पहले साहित्य काफ़ी अलग था। तो मुझे मेरे मन में आया कि अच्छा, वो भाषा कैसी थी और वो साहित्य कैसा था। और छपाई पे लोगों ने ध्यान दिया था, लेकिन ज़्यादातर शिक्षा या नई भाषा, नए genre को स्थापित करने के लिए उसकी भूमिका पे ध्यान दिया था। मैंने तब ये सोचा कि जो व्यवसाय प्रकाशक थे, कमर्शियल पब्लिशर, जो कि कभी ज़्यादातर एक से ज़्यादा भाषाओं में काम करते थे, उन पे ध्यान दिया। और दिलचस्प बात ये शायद सबसे चौंकाने वाली या सबसे दिलचस्प बात ये लगी, हालांकि वो दौर था जिसमें हिंदी आंदोलन उभरा और हिंदी एक तरह से हिंदी उर्दू से अलग हो गई, और ये पूरा आंदोलन काफ़ी उभरा, बढ़ा और काफ़ी सफल भी हुआ। लेकिन उसी दौर में अगर हम उस तरफ ध्यान दें जो कि जिस पे लोग सचमुच पढ़ने वाले थे और प्रकाशक सचमुच छापने वाले थे, तो बिल्कुल आपको उल्टी प्रवृत्ति नज़र आएगी कि जो मान लीजिए पहले कोई किस्सा उर्दू से आता था, उर्दू की परंपरा से चला आया था, वो आपको इस दौर में उर्दू में और उर्दू रस्मुल ख़त में और हिंदी में, उसके साथ साथ हिंदी में नागरी में भी उसी प्रकाशक या दूसरे प्रकाशकों में से आपको वही किस्सा आपको छपा हुआ मिलेगा। और वही अगर गाने की पुस्तकें अगर देखें तो वो उनमें भी ब्रजभाषा उर्दू, तो उसमें आपको गज़लें भी मिलेंगी, कजरी, भजन भी मिलेंगे एक साथ, और वही आपको नागरी में भी छपी हुई मिलेंगी किताबें और वो उर्दू में। तो वो मुझे लगा कि उसी दौर में जब हिंदी आंदोलन के चलते ये शुद्ध हिंदी और नई हिंदी, आधुनिक हिंदी आ रही थी और वो कह रही थी कि उर्दू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसी दौर में सामान्य पाठक चाहे किस्से के ज़रिए या गानों की पुस्तकों के ज़रिए या जो नाटक
पारसी थिएटर पारसी के जो थिएटर। नाटक थे, इस तरह की रुचियां, उस तरह के संस्कार भी मिल रहे थे, जिसमें हिंदी भी शामिल थी और उर्दू भी। मैं उसी टॉपिक पे आना चाह रही थी। आपने कई पुस्तकें संपादित भी की हैं और उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण किताब है बिफोर द डिवाइड, हिंदी एंड उर्दू लिटरेरी कल्चर। इसमें आपने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज के आने से पहले हिंदी उर्दू की बड़ी साझेदारी थी, लगभग कोई विभाजन रेखा नहीं थी, पार्टीशन नहीं था दोनों के बीच में। और ये भी कि उत्तर भारत के साहित्यिक परिवेश में हिंदी उर्दू में गहरी साझेदारी रही है। तो बिफोर द डिवाइड हिंदी उर्दू की इस साझेदारी की परंपरा को समझने में आम आदमी की किस तरह मदद करती है? हालांकि ये मुझे लगता है ना तो उर्दू के स्कॉलर या उर्दू में बहुत गहराई अपने को क्या कहें आइडेंटिफाई जो कहते हैं, और हिंदी से, वो दोनों मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे। लेकिन मैं अब ये कहूँगी, और उस किताब से भी ये बात सामने आती है कि उर्दू और हिंदी काफ़ी आधुनिक नाम है ऐसी भाषा शैलियों के समूह के लिए जिसमें भजन या काव्य में दिलचस्पी रखते थे, वो ब्रजभाषा में कविता करते थे, भले उनकी रोज़मर्रा की भाषा मान लीजिए अवधी या कहीं और कोई और बोली रही हो, लेकिन वो जब कविता करते थे तो या ब्रजभाषा में करते थे या फिर 18वीं सदी के बाद, पहले तो नहीं, 18वीं सदी के बाद में फिर वो उर्दू में शायरी भी करते थे। साहित्य के इतिहास लेखकों ने ये साबित करने की कि जो हिंदी है वो सीधे ब्रजभाषा से जुड़ी हुई है, और जो उर्दू है वो पता नहीं अमीर खुसरो के ज़माने से चले आई है। लेकिन ये मुझे लगता है कि आधुनिक कोशिशें हैं। जब दो अलग भाषाएं स्थापित हुई तो उनको फिर आपको इतिहास उनका कुछ बहुत पुराना और सबसे पुराना इतिहास भी देना पड़ा। तो इसलिए आपने हिंदी का बहुत पुराना इतिहास ढूंढा या उर्दू का बहुत पुराना इतिहास ढूंढा। लेकिन भाषा वैज्ञानिक हो तो वो कहेंगे कि अमीर खुसरो की जो हिंदी तथाकथित हिंदवी या जो उर्दू के स्कॉलर कहते उर्दू हैं, वो आज की उर्दू से बिल्कुल अलग है और पता नहीं इतनी पुरानी भी नहीं है। और ब्रजभाषा और खड़ी बोली हिंदी तो दो अलग अलग बोलियां हैं। तो मुझे लगता है कि 18वीं सदी के पहले अगर हम जाएं तो हिंदी और उर्दू की एक तरह से के ढांचे से और उनको बाहर निकलना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि ऐसी भाषा या भाषा समूह था जिसको लोग कई बार भाखा कहते थे, यानी भाषा, लैंग्वेज, या फारसी की दृष्टि से लोग उसको हिंदी कहते थे, यानी हिंद की जबान। और उसमें भी लोग उसी को पंजाबी के भी कह सकते थे या संस्कृत भी कह सकते थे, वो सब हिंदी थी। तो यानी जो फारसी में आपको हिंदी शब्द आएगा उसका मतलब वो नहीं है जो खड़ी बोली हिंदी। जी जीत में इससे ज्यादा इस वक्त बात ना करें, लेकिन एक जो मौजूदा टॉपिक है, विषय है, वो थोड़ा चिंताजनक कुछ लोगों को लगता है और कुछ को नहीं लगता है। वो ये है कि आज हिंदी को हिंदुत्व से या हिंदी भाषी क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है कि वहीं तक केंद्रित है, हिंदी उनकी है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है। तो इस तरह की जब मुहिम छिड़ी हो, उसमें आपके विचार से क्या हिंदी से उर्दू के शब्दों को और उर्दू से हिंदी के शब्दों को निकालना आसान है? ये कोशिश बल्कि लगभग कम से कम 100 साल पुरानी है। वही हिंदी आंदोलन जिसको कहा जाता है, वहाँ से ये कोशिश और ये ऐलान
जिसका जिक्र आपने या जिस पर चर्चा आपने बिफोर द डिवाइड में जी जी, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी हिंदी हिंदुओं की भाषा है और वही भारतीय है, उर्दू विदेशी भाषा है, और मुसलमान भारत से माने या तो बाहर से आए हैं या उनकी लॉयल्टी वफादारी कहीं और बाहर है। तो ये बहुत पुरानी बात है और मुझे लगता है काफ़ी हद तक हिंदी की गुत्थी में या हिंदी खोज में या हिंदी विभागों में, कई विभागों में हिंदी साहित्य के इतिहास में एक तरह से की गुत्थी में अभी भी ये बात घुसी हुई है। उसके रूबरू हिंदी की दुनिया है, हिंदी के लेखकों की दुनिया है, जिसमें रेणु जैसे लेखक भी हैं कि अपनी नहीं जमीन की जी, अपनी जमीन जिसको आंचलिक कहते हैं, लेकिन जिसमें या फिर जिसमें हिंदी के साथ जो गाने की परंपरा है, जो अलग अलग ज़मीनों की परंपराएं हैं जुड़ी हुई हैं, तो उसमें फिर शब्दों को निकालना या एक सीमा तय करना कि यहाँ तक हिंदी है, ये हिंदी में नहीं है, ये मुझे लगता है भाषा को सिर्फ कमज़ोर और स्थूल और निर्जीव बना सकती है। बहुत अच्छी बात कह रही हैं, क्योंकि देखिए हर साल अंग्रेजी की डिक्शनरी में कितने विदेशी शब्द शामिल होते हैं, इसमें हिंदी के कई शब्द शामिल होते हैं। जी जी तो भाषा समृद्ध होती है दूसरे शब्दों से। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में अभी भी कई प्रदेशों में लोग एक से ज़्यादा भाषाएं जानने वाले होते हैं, चाहे वो कोई बोली या एक से ज़्यादा बोलियां हो या एक से ज़्यादा भाषाएं हो। तो जाहिर है कि उनके बोलने में, उनके पढ़ने सोचने में एक से ज़्यादा भाषाएं शामिल ही हैं। इसलिए मेरी दिलचस्पी बहुभाषीयता की तरफ गई। आपने उत्तर भारत में बहुत यात्राएं की हैं और लखनऊ के लिटरेरी हब्स में उठना बैठना रहा, वहाँ से लेके दिल्ली के आर्काइव्स तक। कोई यादगार अनुभव होंगे तो बहुत, लेकिन कोई एक सुनाइए। मेरा वैसे जो दिल है वो इलाहाबादी है और मेरा जो दूसरा घर है वो इलाहाबाद है। तो ज़्यादातर वही 40 साल से मानी अपनी ज़िंदगी से एक आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ में बहुत समय गुजरा है और बहुत सारे अच्छे दोस्त अभी भी वहाँ हैं। तो साहित्य सम्मेलन में बैठकर बहुत मुझे सुकून मिलता है। आसपास सारे पुरानी अलमारियाँ हैं, पुरानी किताबें, लेखकों की तस्वीरें हैं। तो भले ही लोग अभी उसमें कम जाते हों, लेकिन आपको लगता है जिस दौर की खोज मैंने की है उसी दौर में मैं घुस जाती हूँ वहाँ जाके। और उसका एक और मैंने अनुभव का जिक्र मैं करना चाहूँगी। ये अपनी पीएचडी के दौर का जिक्र है। इलाहाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन के साथ साथ नागरिक प्रशासनी सभा के पुस्तकालय में भी काफ़ी समय गुजारा। तो तब राजीव गांधी की सरकार थी, तो और जो वहाँ के पुस्तकालय के जो अध्यक्ष थे वो मेरी तरफ इशारा करते दूसरों से कहते ये सोनिया गांधी की बहन। मैं यही अगला सवाल जो करने वाली थी, चुप करने की कोशिश करती अपनी आंखों से कि ऐसा ना करें। मैंने कहा इटली से आई है, सोनिया गांधी की बहन है। और ना भारत में अब तो आज तो लोग आपके नाम से काम से परिचित हैं। मैं देखती हूँ, सुनती हूँ कि कई जगह आपको बुलाया जाता है, वक्तव्य देती हैं, आप सेमिनार्स में बोलती हैं। लेकिन जब शुरू में ये रिसर्च करने जाती थी तो कितना मुश्किल रहा होगा, या इसी तरह के रोचक अनुभव रहे? मुश्किल भी आई होगी कि देखने में कॉकेशियन यूरोपियन लड़की, बाल सुनहरी और अंगोरा और जबान तो नहीं और जबान पे हिंदी, तो क्या रहा मतलब उस दौरान? खैर वैसे जब स्टूडेंट थी तो मेरे साथ वही सब मुश्किलें रही जो कि खासकर दिल्ली की बसों पे सफ़र करते हुए जो और लड़कियों के साथ पेश आती थी। मैं देखती हूँ आजकल बसें ज़्यादा खाली रहती हैं, लेकिन जब मैं दिल्ली में रह रही थी तो खचाखच भरी हुई होती थी। मैं भी भुगत चुकी तो घुटनों के साथ या उस तरह से अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करनी पड़ती थी।
मैंने लेकिन देखा कि जब लोग देखते थे कि लगन है और सचमुच की जिज्ञासा है, और तो मुझे काफ़ी उस तरह से हमेशा मदद मिली, और प्रेम और दोस्ती बहुत बहुत स्वागत हमेशा मिला है। हाँ। आपने थोड़ी देर पहले निराला का जिक्र तो शुरू में हुआ था, आपने रेणु का जिक्र किया, रेणु को आपने पढ़ा, तो हिंदी के और भी कई आधुनिक कथाकारों को आपने पढ़ा होगा। कथाकार, कवि किन से बहुत प्रभावित हुए? मुझे इतना मालूम है कि कृष्णा सोपती जी पर आपका काम है, उनके बहुत निकट रही हैं। काम तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर उनको बहुत बड़ी लेखक मानती हूँ, और बल्कि मुझे अफसोस हुआ, मुझे लगा कि हिंदी को नोबेल पुरस्कार मिलने का उनको हक था सचमुच, लेकिन चूँकि शायद अनुवाद बहुत बाद में आए, या भारत के बाहर उनको ज़्यादा इतना नाम नहीं बन पाया, तो शायद हाँ उनकी इतनी ख्याति नहीं रही देश के बाहर। लेकिन मुझे लगता है कि उनका हर काम और दिलो दानिश उनकी बहुत अच्छी किताब है। बहुत उनके हर उपन्यास के साथ डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, उनमें पूरी एक दुनिया समाई हुई है। और वो कहती थी कि वो कान लगा के कि उनके जो चरित्र होते थे वो एक तरह से उनके पहले उनकी आवाज़ आती थी। तो आप देखेंगे उनकी किताबों में बहुत सारी, बहुत बिल्कुल बारीकी से औरतों की आवाज़, मर्दों की आवाज़, अलग अलग माने सामाजिक पृष्ठभूमि की आवाज़, धार्मिक उसमें लहजा भी आता है। तो गजब की लेखिका थी सचमुच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। आपने कहा था कि मैं बहुभाषीयता पे विश्वास करती हूँ, तो आपकी एक किताब थी ईस्ट ऑफ दिल्ली, जिसमें आपने इसी बहुभाषीय साहित्यिक संस्कृति पर काम किया, मल्टी लिंगुअल लिटरेरी कल्चर। ये क्षेत्र इतना क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब अवध पे आपने काम किया, फोकस किया। जी, मुझे लगा कि अपनी पहली किताब और बहुत सारे लोगों ने, आलोक राय की हिंदी नेशनलिज्म, हिंदी राष्ट्रवाद आप ले, या वसुधा दालमिया की भारतेंदु हरीश चंद्र पे जो किताब है, बहुत लोगों ने हिंदी आंदोलन और हिंदुस्तान का जो संस्कार है उसको समझने और एक तरह से उसकी आलोचना की थी। लेकिन मुझे लगा कि उसकी जगह विकल्प भी पेश करना चाहिए। तो प्रिंट एंड प्लेजर के दौरान से मैंने उर्दू पढ़ना भी शुरू किया था, फ़ारसी भी 2 साल तक पढ़ी। तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे ये काम करना चाहिए। तो ईस्ट ऑफ दिल्ली एक इलाके को चुनकर, और उसमें फिर एक तरह से भाषा से शुरू करके इलाके को, जगह से शुरू करके देखूं कि उसमें अलग अलग सदियों में, अलग अलग दौर में किस तरह से किन भाषाओं में लोगों ने साहित्य रचा, साहित्य सुना और उनको साहित्यिक संस्कार मिले। तो ईस्ट ऑफ दिल्ली में अवध, या आप कहें वही पूरब 16वीं सदी की शुरू से लेकर 20वीं सदी की शुरू तक, उसमें आपको, जिनको हम अवधी प्रेमाख्यान कहते हैं, मैं प्रेम कथाओं को कहती हूँ, फिर संत साहित्य, कबीर, मगर पलटू दास, मलुक दास जैसे संत भी, फिर जाहिर है तुलसीदास भी आए। और आप देखेंगे कि उसमें कोई बड़ा सा शहर, लखनऊ था शहर, लेकिन लखनऊ बाद में राजधानी बनी, अवधी माने नवाबी की राजधानी बनी। लेकिन एक बड़े शहर की जगह बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे, लेकिन उन कस्बों में आप पाएंगे कि संत कवि भी थे, और फारसी दान, मुसलमान और हिंदी भी, सूफी भी थे। बल्कि उर्दू अदब आने के पहले वहाँ लोग फारसी के साथ साथ या अवधी या ब्रजभाषा में कविता करते थे। और ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि हिंदी और उर्दू की अवधारणा
के पहले ये बहुभाषीय माहौल और बहुभाषीय संस्कार काफ़ी लोगों को मिलते थे। ऐसा नहीं कि सभी लोग बहुत माने शिक्षित थे फारसी में या सीखते थे, लेकिन मलुक दास जैसे संत कवि को आप पढ़ेंगे या सुनेंगे, या कबीर को भी, उसमें तथाकथित फारसी माने जिस तरह से आजकल अंग्रेजी लोग बिना पढ़े भी बोल लेते हैं, उसी तरह उस दौर में भी बिना फारसी पढ़े लोग कुछ कुछ समझ लेते थे। जो शब्द वो सुनते थे अपने आसपास, शब्द और जुमले वाक्य भी जो सुनते थे। आपने एक और प्रोजेक्ट पे काम किया या अब भी कर रही हैं, जिसमें आपने वर्ल्ड लिटरेचर को पुनः परिभाषित किया है कि वर्ल्ड लिटरेचर क्या है। कुछ उसका जिक्र करेंगी? तो पिछले 20 साल से, जब से ग्लोबलाइजेशन का पूरा दौर 20-25-30 साल शायद हो गए हैं, ग्लोबलाइजेशन का पूरा दौर, नया दौर शुरू हुआ और उसकी बहुत चर्चा हुई। तो साहित्य के क्षेत्र में लोगों ने फिर से वर्ल्ड लिटरेचर, उन्होंने कहा कि अब एक सब साहित्य की दुनिया एक हो गई है, ग्लोबल हो गई है, और उसके ये सेंटर हैं, ये पेरिफेरीज हैं। तो मुझे काफ़ी चिढ़ हुई कि एक तरह से आपने कहा वर्ल्ड लिटरेचर को, लेकिन आप जब कहेंगे कि उसके केंद्र, उसके सेंटर लंदन है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, तो जाहिर है कि नौ दहाई का जो साहित्य, दुनिया का जो साहित्य है, वो फिर पेरिफेरल बन जाता है और फिर वो लिटरेचर ही नहीं रह जाता। तो मैंने कि जो अंग्रेजी में जिसका अनुवाद हो जाए वो तो और केंद्र में पहुंच जाएगा, में जिसका नाम हो जाए वही वर्ल्ड लिटरेचर है, बाकी वर्ल्ड लिटरेचर नहीं है। तो ये मैंने वो जो बहुभाषा जो काम जो किया था, उसका इस्तेमाल करके या उसकी बिना पे, उसके आधार पर मैंने फिर ये इस बहस में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, और ये कहते हुए कि नहीं, वर्ल्ड लिटरेचर का सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं है। ये नहीं कि अच्छा जो लंदन कहता है, न्यूयॉर्क बताता है कि वर्ल्ड लिटरेचर है, वही वर्ल्ड लिटरेचर है, बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर अलग अलग जगहों से, अलग अलग भाषाओं से उसकी परिभाषा अलग होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं उसको लोकेटेड एंड मल्टीलिंगुअल कहती हूँ। हमने हिंदी उर्दू के हवाले से बहुत बातें की, हिंदी अंग्रेजी की बात करते हैं। आपकी हाल की एक किताब है इंग्लिश लाइव, तो मैं उसे पढ़ रही थी, बहुत मज़ा आया मुझे। कुछ एसेस मैंने पढ़े उसके। आपकी पिछली किताबों से बिल्कुल जुदा उसका विषय है, क्योंकि वो आप उसमें अतीत में नहीं गई हैं, आज की बात कर रही हैं। और इसमें आपने अंग्रेज़ी मिश्रित जो आज की हिंदी है उस पर विचार किया है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि देखिए, मैं ज़रा इंग्लिश में पूछती हूँ आपसे कि इस हाइब्रिड हिंदी, ये जो हाइब्रिड हिंदी है, वो आज के म्यूज़िक को, मीडिया को और साथ एशियन कल्चर को किस तरह से शेप कर रही है ना? इंग्लिश का सवाल है। और इसे आप हिंदी का विकास मानेंगी या उसका पतन? बहुत अच्छे सवाल हैं। और इंग्लिश को लेकर चूंकि बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है और हो रहा है। रविकांत CSDS में जो काम करते हैं दिल्ली में, और हमने तय किया कि हम उस पर थोड़ा प्रोजेक्ट करें। और हमारी शुरुआत की जो बिंदु थी कि हम जो चाहे ना चाहे इंग्लिश है और रहेगी, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश के नाम पे बहुत कुछ अलग अलग एक तरह से प्रयोग भी लोग कर रहे हैं, और अलग अलग मकसदों से भी प्रयोग कर रहे हैं। आपको लगता है किताब छपने लगेगी इंग्लिश में? हाँ, और इंग्लिश के नाम से जो किताब छप रही है, मैंने देखा कि उसमें वो रोमन है। इंग्लिश का मतलब है हिंदी, या हिंदी मिश्रित अंग्रेजी मिश्रित हिंदी रोमन लिपि में। जाहिर है जिन लोगों के लिए जिनको देवनागरी में पढ़ने में दिक्कत होती है, तो अंग्रेजी की चाह लेकिन इतनी छाई हुई है ना हिंदुस्तान में, कि सिर्फ अब अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों की ज़बान नहीं रही है। जो माने सब्जी बेचने वाले हैं या रिक्शे वाले हैं, वो भी अंग्रेजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उनको भी लगता है कि हम भी उस दुनिया का हिस्सा होना चाहते हैं। अंग्रेजी को हमेशा से एस्पिरेशनल ज़बान माना गया है।
तो ये एस्पिरेशन का जो दौर है उसमें मुझे लगता है इंग्लिश उसकी देन है। और कुछ लोग उसमें बहुत दिलचस्प प्रयोग करते हैं। और मुझे लगता है विज्ञापन में जैसे मेरा नंबर कब आएगा, अब ये आप कह सकते हैं मेरा नंबर हिंदी का शब्द बन चुका है, लेकिन अब जब उसको साथ साथ मिलाते हैं, कब आएगा मेरा नंबर, तो उसमें एक खास एहसास, एक खास इच्छा, एक खास ऊर्जा व्यक्त होती है। तो इंग्लिश उसके लिए बहुत नंबर की जगह बारी भी लोग कह सकते हैं, मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी करेक्टली वो बात नहीं आएगी। वो बात नहीं आएगी। तो ये बात, या फिर जो स्कूल में काम करते हैं, हमने जिन लोगों से बात की है, टीचरों से बात की है, वो कहते हैं कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि अंग्रेज़ी की कक्षा में आप हिंदी का इस्तेमाल ना करें और हिंदी के कक्षा में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल ना करें। तो लेकिन मेरा मानना ये भी है कि उसको रोकने की खैर कोई तुक तो नहीं है, आप माने एक तरह से समय को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको एक तरह से ये सोचने की बजाय कि अच्छा हिंदी की जगह अंग्रेज़ी आएगी, माने अंग्रेज़ी सीखने के साथ आप हिंदी को क्यों छोड़ें। आप एक ही जगह, माने आपको दो भाषाएं मिलेंगे तो आप एक भाषा क्यों चाहें। तो मुझे लगता है कि इसीलिए बहुभाषीयता और अलग अलग भाषाओं का मूल्य समझने और मानने और उसमें उसका इस्तेमाल करने के पे बहुत ज़ोर देती हूँ कि अब अगर घर में भोजपुरी बोलते हैं और स्कूल में जाके पहले हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी पढ़ने के साथ आप भोजपुरी क्यों छोड़ें, या अंग्रेज़ी पढ़ने के साथ साथ हिंदी क्यों छोड़ें, या हिंदी पढ़ने के साथ साथ हम भोजपुरी क्यों छोड़ें। अब तीनों भाषाओं को चलें, ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रही हैं। और मुझे लगता है कि भाषाओं की जो कल्पना है हिंदुस्तान में, संस्कार जो उनका अपना है, बिल्कुल, कि एक सीढ़ी होती है, कि कुछ भाषाएं ऐसी होती है सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए। तो अब जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो नीचे की भाषाओं को छोड़ना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि ये गलत है। अगर आप सोचें कि भाषाएं खिड़कियां हैं जिससे दुनिया अलग अलग दिखाई देती है, और उसमें आप अलग अलग एहसासात, अलग अलग भावनाएं भी उससे जुड़ी होती हैं, तो आपके घर में एक ही खिड़की क्यों हो। आपके घर में 3 या 4 या 5 खिड़कियां हो तो ज़्यादा हवा आएगी, रोशनी आएगी, आपको दुनिया और विविध लगेगी। तो मेरी कोशिश ये है कि सीढ़ी की जगह खिड़कियां। आपको लगता है कि हिंदी का ये रूप सिर्फ एक फेज है, ये बदलेगी? मुझे बाकी लोगों की तरह मुझे ये डर है कि लोग जैसे हिंदी पढ़ना छोड़ दें, कि लोग बोलना छोड़ेंगे तो नहीं। मीडिया, आप जानती हैं कि मीडिया के बढ़ने के साथ तो हिंदी मीडिया की सबसे बड़ी शायद तरक्की हुई, आप कहेंगे तो लोग हिंदी को सुनेंगे और बोलेंगे तो ज़रूर, लेकिन पढ़ेंगे या नहीं। तो जाहिर है कि हिंदी की दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें पढ़ने वाले ज़रूर रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग भी रहना चाहें जो भोजपुरी भी या मगही या राजस्थानी भी अपनी माने बोली, मातृभाषी बोली बोलते रहें, उसमें गाने या जो भी हो, मौखिक साहित्य, मौखिक परंपराएं, उसके संस्कार बने रहें। उसके साथ साथ हिंदी भी पढ़ें और अंग्रेजी भी पढ़ें और दूसरी भाषाएं भी सीखें। वो ना जिसका बहस भी तो चली है और बीच बीच में आती भी है कि हिंदी क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि दक्षिण के लोग हिंदी सीखें, लेकिन वो दक्षिण की भाषाओं को सीखने को तैयार नहीं है। क्यों? तमिल सीखें, मलयालम सीखें, तेलुगु सीखें, कन्नड़ा सीखें, क्यों ना सीखें? मैंने पढ़ा है कहीं, और ये वैज्ञानिकों की थ्योरी है कि दिमाग में, मस्तिष्क में भाषाओं को सीखने वाला एक खास भाग होता है, और वो सब में इतना जागरूक नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। जैसे आप में, मैं कहाँ अपने इटालियन भाषी, चलिए रोमन स्क्रिप्ट की तो सारी ज़बानें आपसे जल्दी
सीखेंगी। पर हिंदी सीखी आपने, हिंदी का स्क्रिप्ट सीखा, आपके स्टूडेंट्स की तरफ आती है। जी। आपने वर्षों पढ़ाया है स्वास में, कैम्ब्रिज में, और अपने जैसे छात्रों को पढ़ाया है जिनका संबंध भारत से नहीं है, आप बाहर से हैं। तो किन टूल्स का इस्तेमाल करती रही हैं आप? जी, हिंदी साहित्य पढ़ाया और अक्सर हिंदुस्तान या पाकिस्तान से हिंदी आने वाले छात्रों को पढ़ाया जिनको क्लास में हिंदी से या स्कूल के जरिए हिंदी से नफरत हो गई थी, चीड़ हो गई थी। तो मेरा एक ये बड़ा काम था कि उनके माने हिंदी उर्दू के प्रति उनकी दिलचस्पी फिर से जगाऊं। तो यानी दिलचस्प तो मतलब सिर्फ विदेशी छात्र नहीं थे? नहीं, ज्यादातर तो हिंदुस्तान पाकिस्तान से छात्र, खासकर एमए पीएचडी के लिए वहाँ से आते थे। यहाँ के लिए जाहिर है हिंदी फिल्मों का इस्तेमाल किया, मीडिया का इस्तेमाल, यानी कोशिश मेरी ये रही कि जो एक उनकी दिलचस्पी का टॉपिक हो, विषय हो, उसके इर्द गिर्द कुछ हिंदी में चुनकर, यानी साहित्य के बाहर भी उसके ज़रिए, चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे माने औरतों में जिनकी ख़ास दिलचस्पी थी, तो उनके इर्द गिर्द फिर सामग्री इकट्ठा करती थी। इसी से जुड़ा एक सवाल, कुछ तो पुस्तकें पाठ्यक्रम की होती हैं जी, और कुछ पाठ्यक्रम को के आगे आपको ले जाती हैं और आपकी समझ को बढ़ाती हैं। आपको अगर अपने छात्रों को ये कहना हो कि देखिए, अगर आप हिंदी साहित्य को समझना चाहते हैं तो इन 5 पुस्तकों को ज़रूर पढ़िए, इन्हें पढ़ना बेहद ज़रूरी है, वो कौन सी 5 पुस्तकें होंगी? आप कह रही हैं साहित्यिक पुस्तकें या साहित्य? हिंदी साहित्य की बात हो रही है। खैर वो अपनी पसंद की बात है। आपकी पसंद। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि कविता मैंने पढ़ी है, और लेकिन गद्य में मेरी गद्य से ज़्यादा लगाव है, और मैं गद्य को ज़्यादा आसानी से समझती भी हूँ। तो शायद 5 बहुत पसंदीदा हिंदी की पुस्तकें, एक तो निराला की चतुरी चमार, बहुत छोटी मगर मज़ेदार और बिल्कुल तीखे व्यंग्य वाली पुस्तक है, उनकी कविता से काफ़ी अलग। फिर रेणु के मैलांचल ज़रूर, और परती परिकथा। लोग परती परिकथा को कम पढ़ते हैं, लेकिन वो भी बहुत मज़ेदार, बहुत दिलचस्प किताब है। फिर कृष्णा सोबती की डार से बिछुड़ी, बहुत एक तरह से नए ढंग की किताब थी। वो पार्टीशन के बाद की लिखी हुई है, लेकिन 19th सेंचुरी के पंजाब को लेकर है, और एक लड़की की कहानी है, बहुत अच्छी, और दिलो दानिश मेरी बहुत पसंदीदा किताब है। अभी हाल में मैंने नीलेश रघुवंशी, जो नई लेखिका हैं, दूसरे गद्य की पुस्तक का अनुवाद किया है अंग्रेजी में, शहर से 10 किलोमीटर, बहुत अच्छी किताब है। मैंने नहीं पढ़ी अभी, मैं पढ़ूंगी। जी, भोपाल की लेखिका है। आपका रिकमेंडेशन है तो आप तो जरूर पढ़ूंगी। जी, वो आजकल के जो शहर के 10 किलोमीटर की दूरी पे रहने वाले लोग हैं, और शहर को जो इतनी चमकती हुई और स्मार्ट सिटी बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनके पास वो साधन नहीं है कि वो उस स्मार्ट सिटी का हिस्सा बन जाए। तो उनकी जिंदगियों के बारे में है, बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़रूर। आखिरी बात वो ये कि किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। जी, मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं। एक फिर से पत्रिकाओं की तरफ लौटी हूँ, और वही विश्व साहित्य को लेकर पत्रिकाएं कैसे सामान्य पाठक को, अब मैं हिंदी की सरिका पत्रिका पर ज़्यादा, मुझे याद है, हाँ जी, मेरी कहानी छपी थी उसमें। अरे वाह देखिए, तो लोग उसको हिंदी पत्रिका के रूप में याद करते हैं, और बहुत अच्छी पत्रिका थी, सामान्य पाठकों की पत्रिका थी, सामान्य माने प्रबुद्ध और साहित्यिक और सामान्य पाठकों की पत्रिका थी, कहानी पत्रिका, और उसमें दुनिया भर के लेखक भी छपते थे, लेकिन वो अनुवाद करके छपते थे। तो
उस पर काम कर रही हूँ, और एक जर्मन और इटालियन पत्रिका पे। दूसरी तरफ एक उर्दू की जेन ऑस्टन कहलाती हैं, AR खातून, दिल्ली की लेखिका थी 1940 और 60 के बीच में। उनकी पुस्तकों को पढ़ के मैं उन पे फिदा हो गई हूँ। और मुझे लगता है कि उर्दू में पे काम करने वाले लोग ज़्यादातर प्रोग्रेसिव लिटरेचर पे काम करते रहे हैं, लेकिन उनको और भाव मिलना चाहिए। बहुत अच्छी लेखिका हैं, बहुत उनको हिंदी में बल्कि छपना चाहिए। उनको ही शायद आजकल बहुत आसान होगा, क्योंकि मुझे लगता है हिंदी पाठक उनको ज़रूर पसंद करेंगे। अरे, तो उसके लिए अनुवाद करने वाला ढूंढना चाहिए। आपने खुद नहीं सोचा अनुवाद करने के बारे में? मुझे लगता है कि आजकल शायद वही कोई ऐप होगा या कुछ ना, जिससे मुझसे ज़्यादा जानकार लोग उसको आसानी से कर लेंगे। आप ऐप की बात कर रही हैं, मैं सोच रही थी, आपने पत्रिकाओं का जिक्र किया। जब हम पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी में थे, कितनी पत्रिकाएं छपती थी, और इतना शौक था जो नए नए लेखक को होता है कि इस पत्रिका में अगर मेरी कोई रचना आए तो क्या पहचान बन जाए। एक एक करके सारी पत्रिकाएं, और खासतौर पे हिंदी की जो छोटी मोटी पत्रिकाएं निकलती हैं, लेकिन उस तरह की नहीं जो व्यावसायिक रूप से भी सफल हों। जी, ये पूरा मुझे लगता है टीवी का दौर जब आया। जी, टीवी, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ने सब बदल दिया, दुनिया बदल दी। और मुझे लगता है कि वही जो आप कह रही थी, पाठ्यक्रम के बाहर माने एक व्यापक साहित्य, दुनिया भर के साहित्य और नए लेखकों को सामने लाने के लिए और स्थापित करने के लिए पत्रिकाओं ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जी, तो फ्रांचेस्का ओर्सिनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सिनिंग के मंच पर आई और अपना इतना समय दिया, और आपके जो नए प्रोजेक्ट हैं उनके लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझको इतने ध्यान से सुनने के लिए। अचला जी, बहुत शुक्रिया। लंदन स्थित इटालियन मूल की हिंदी स्कॉलर फ्रांचेस्का ओर्सिनी के साथ मेरी बातचीत। फ्रांचेस्का एक लंबे समय तक लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में हिंदी भाषा साहित्य और दक्षिण एशियाई भाषाओं की प्रोफेसर रही हैं, और कई बहुचर्चित पुस्तकों की लेखिका हैं, जैसे द हिंदी पब्लिक स्फेयर 1920 to 1940, प्रिंट एंड प्लेजर, Tellings and Texts, Before the Divide, Hindi and Urdu Literary Culture, East of Delhi, The History of the Book in South Asia, English Live। सिनिंग के सभी पॉडकास्ट YouTube, Apple और Spotify पर मौजूद हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए www.cineinc.com। फ्रांचेस्का ओर्सिनी के साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी, लिखिएगा। हमारी ईमेल है post@cineinc.com। तो अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।